सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज कंप्यूटर बहुत दिक्कत दे रहा है, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे बस ऐसा ही स्क्रीन आ रहा है कई घंटों से। मैंने कई बार इसको बंद चालू कर लिया। अब जब ये सही हुआ तभी मैं आप लोगों को वीडियो बना करके दे पा रहा हूँ, इसीलिए आज टाइम लग रहा है बहुत। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2023 में एरो इंडिया शो का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा। तो आंसर होगा बंगलुरु में। तो अगले साल यानी कि 2023 में 13 से लेकर 17 फरवरी तक कर्नाटक के बंगलुरु में यलहंका एरोबेस में एरो इंडिया शो के 14वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। एरो इंडिया शो ये एशिया का सबसे बड़ा एरो शो माना जाता है। एरो इंडिया ये 1996 से हर साल फरवरी के महीने में बंगलुरु में ही आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, आपको याद है डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। अभी आपको याद होगा, एक प्रश्न आप ही के लिए है कि अभी नवंबर 2022 में ही भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहां पे किया था? पढ़ा है आपने? तो आंसर बताओ। आंसर होगा नागपुर में। आपको याद होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण भी 2022 में हुआ था, कहां पे? बंगलुरु में, जिसका मैस्कॉट शुभंकर क्या था? वीरा था। और इसमें टॉप पे रहा था बंगलुरु का जैन यूनिवर्सिटी। अब यहीं से ही आपका एक नया क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा कि अगले साल जो यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण होगा वो कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश में। और इसी तरह से याद रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण होगा अगले साल वो मध्य प्रदेश में होगा। इस साल चौथा संस्करण हरियाणा में हुआ था, जिसमें टॉप पे हरियाणा था। अच्छा, ये बताओ अभी 2022 में स्पेस एक्सपो 2022 का जो 7वां संस्करण है वो कहाँ पे हुआ था? बंगलुरु में। और भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? बंगलुरु में ही। और बंगलुरु के जो संस्थापक है वो कौन थे? केम्पेगौड़ा थे। और अभी इन्हीं की तो स्टेचू बनी है वहां पे, को कहते हैं स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिसकी ऊंचाई है 108 फीट। और आप जानते हो डूरंड कप, इसका संबंध किससे? पहले तो ये बताओ। फुटबॉल से है। और अभी इसको बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीत लिया, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके। चलो ये बताओ, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि आर्ट पार्क ये कहाँ पे लॉन्च होगा? बंगलुरु में। अच्छा, बंगलुरु किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्टैटिक प्रश्न बन गया आपका। और ये प्रश्न मैं आप ही लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आपका होमवर्क प्रश्न। बताओ, हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने पहला डेविस कप खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा कनाडा। अच्छा, पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा टेनिस। तो कनाडा ने पहली बार डेविस कप टेनिस खिताब को जीत लिया है। अब दूसरा प्रश्न, किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया। अच्छा, इसी तरह से आपको याद है फेड कप, वैसे फेड कप का अभी नाम बदल दिया गया, बिली जीन किंग कप। ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। और अभी पहला बिली जीन किंग कप किसने जीता? स्विट्जरलैंड ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। याद होगा, अभी आपको करंट अफेयर्स में ही पढ़ा था हमने। और अभी आपको याद हो तो कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डेप्यूटी मेयर बनने वाले पहले पगड़ी धारक सिख कौन बने थे? हरकीरत सिंह बने थे। पढ़ा था ये भी हमने। और अभी इसी साल 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन यानी कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी हुआ था कनाडा में ही। अभी एक यूएस कनाडाई लेखिका है रूथ ओजेकी, जिन्होंने अपने उपन्यास जिसका नाम है द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस, उसके लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता। वैसे आपको याद है 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप है वो 3 देशों में होंगे, यूएस में, कनाडा में और मैक्सिको में। अभी 2023 वाले कतर दोहा में हो रहे हैं। और कनाडा में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पे रखा गया, ये भी आपको याद होगा। और अगर आपसे पूछे कि किस देश की कोस्टल लाइन सबसे ज्यादा है यानी कि बाउंड्री सबसे ज्यादा पानी से घिरी हुई है, तो आंसर होगा कनाडा की। भारत में बात करोगे तो गुजरात की। और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी ये आपको कनाडा में मिलेगी, विनिपेग, कनाडा। और कनाडा में है मॉन्ट्रियल, और यहीं पे प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसका संबंध था ओजोन परत संरक्षण से। कब हुआ था ये? 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए तो 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन आते हैं हम। और वैसे ये जो मॉन्ट्रियल है यहीं पे हेडक्वार्टर मिलेगा आपको अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, करेंसी है कनेडियन डॉलर, प्रेसिडेंट है जस्टिन ट्रूडो। अच्छा, वैसे यूएस कनाडा की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं हम? 49th पैरेलल। अच्छा देखो, कंफ्यूज मत होना, ये तो डेविस कप हो गया,
लेकिन हम बात करते हैं अगर डूरंड कप की, तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है वो, जिसको अभी बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीत लिया मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके। आप जानते हो अभी पुरुषों का एशिया कप ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ, जिसको श्रीलंका ने जीता है पाकिस्तान को हरा करके। और महिलाओं का जो एशिया कप है वो बांग्लादेश में हुआ, जिसको भारत ने जीता श्रीलंका को हरा करके। और थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसको पहली बार भारत ने जीता है इंडोनेशिया को हरा करके। वहीं उबेर कप की बात करेंगे, ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसको साउथ कोरिया ने जीता चाइना को हरा करके। अगर आपको याद हो तो अभी फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था भारत में, इसको स्पेन ने जीता है कोलंबिया को हरा करके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखेंगे। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो पहले एक लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कर दे। और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया जाता है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के अरट्टापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के मेलूर के पास अरट्टापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और इस तरह से ये तमिलनाडु का पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। अरट्टापट्टी गांव ये समृद्ध जैविक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसमें पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल ये कब और कौन सा बना था, तो ये 2007 की बात है और ये नल्लूर इमली ग्रोव बंगलुरु कर्नाटक में इसे घोषित किया गया था, भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल। अच्छा, तमिलनाडु की तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं और पहले मैं आपसे पूछता हूं, कोशिश करना पहले आप उत्तर दे पाओ। सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे ये। चलो, पहला प्रश्न, अभी कौन सा गांव है जो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना? तो ये है जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। और जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया था अभी? जेरी को। और मुझे बताओ, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना? केरल का कुंभलांगी गांव। जबकि बालिका पंचायत का सफल आयोजन ये गुजरात के कुनरिया गांव में किया गया था। सबसे ज्यादा ODF गांव में टॉप पर आपका तेलंगाना है, जहां पे सबसे ज्यादा ODF गांव है। और केरल का जो कोल्लम जिला है उसका जो पेरुकुल्लम गांव है, ये केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया था इसको। अभी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का जो मांगर गांव है ना, ये देश का पहला शहद वाला गांव बना था। और झारखंड का जामताड़ा जो जिला है, ये हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना था अभी। अच्छा, भारत का पहला संशोधित जैव गांव यानी कि मॉडिफाइड बायो विलेज वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा त्रिपुरा। और उस गांव का नाम क्या है? दासपारा। अभी अगर आपसे पूछे कि हर घर में RO का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा बना, तो आंसर होगा भरतोल। और अभी गुजरात का मोडेरा गांव बना है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव। तो ये सारे इंपॉर्टेंट गांव याद रखना, ये सारे अभी न्यूज में थे। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा PT उषा। तो उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है इनको, PT उषा को। और अभी इन्हें भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। वे वर्तमान में भारतीय प्रतिभा संघ की समिति की प्रमुख भी हैं और 2022 में उनको राज्यसभा के लिए नामांकित भी किया गया था। PT उषा ये कहाँ से है? ये केरल राज्य के एथलीट है, धावक है। और इन्हें ही पय्योली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन गर्ल भी आप इन्हें कहते हो। बाकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें, स्थापना होती है इसकी 1927 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और अब तो इसके अध्यक्ष PT उषा है। वैसे महासचिव इसके राजीव मेहता हैं। अच्छा, अजंता शरद कमल का नाम याद है आपको? इनका संबंध किससे? पहले तो ये बताओ। टेबल टेनिस से। कहाँ से हैं ये? तमिलनाडु से हैं। नाम क्यों न्यूज में था इनका? एक तो अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 मिला, उसके अलावा इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय ये बने थे, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर बात करते हैं तो स्थापना होती है 23 जून 1894 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष है थॉमस बक।
और आपको याद हो तो 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो आंसर होगा मुंबई करेगा। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो आंसर होगा स्टेफनी फ्रेपर्ड। तो फ्रांस की स्टेफनी फ्रेपर्ड ये अभी पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। स्टेफनी फ्रेपर्ड की बात करें तो सन 2020 में भी ये पुरुष चैंपियंस लीग में पहली महिला रेफरी बनी थी। वैसे इस बार जो ये फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा में हो रहा है इसमें 3 महिला रेफरी हैं। एक तो यही हो गई स्टेफनी फ्रेपर्ड, दूसरी है रवांडा की सलीमा मुकांगसंगा और तीसरी है जापान की यामाशिता योशिमी। थोड़ी सी हम फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। उससे पहले लिसा स्टालेकर की चर्चा करते हैं तो अभी ये फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर हैं ये लिसा स्टालेकर। उसके अलावा क्लेयर पॉलोस्क की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की हैं ये क्लेयर पॉलोस्क, और अभी पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली ये पहली महिला अंपायर बनी थी। वहीं कैटलिन नोवाक आप जानते ही हो, हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट है ये। देखो फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये इसका कौन सा संस्करण है, तो 22वां संस्करण है। कहाँ पे, ये कतर दोहा में हो रहा है। और वहां पे कौन से स्टेडियम में, तो अल बायट स्टेडियम। इसका शुभंकर मैस्कॉट क्या है, लाइव है। इसमें जो फुटबॉल इस्तेमाल हुई है उसे अदिदास ने बनाया है और उस फुटबॉल का नाम है अल रिहला, जिसका मतलब होता है यात्रा। इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर है बाइजूस। और इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, इसके मतलब उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से कौन गए थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ गए थे। तो इतना ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में लिमिटेड ओवर क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए, तो आंसर होगा ऋतुराज गायकवाड़। तो ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाफ मैच में एक ओवर में 7 छक्के लगा दिए और इस तरह से वे 50 ओवर के मैच में ये कारनामा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। क्या नाम है, ऋतुराज गायकवाड़। अभी आपको याद हो तो सूर्य कुमार यादव का नाम न्यूज में था क्योंकि एक साल में T20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाने वाले वो पहले बल्लेबाज बने थे। रोहित शर्मा की बात करें तो 400 T20 मैच खेलने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। और अयान खान, वैसे ये यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं लेकिन अभी T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले ये सबसे युवा खिलाड़ी बने थे, तो इनका नाम भी न्यूज में था। ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। चलो बताओ पिछले 8 सालों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, तो आंसर होगा 83 मिलियन टन। तो जो भारत है ये दूध उत्पादन में पूरे विश्व में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 23% का योगदान देता है। और पिछले 8 सालों में बात करें तो भारत के दुग्ध उत्पादन में 83 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर भारत में हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। सब्जी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश इस बार पहले स्थान पे था और उत्तर प्रदेश के बाद दूध के मामले में राजस्थान है, फिर है मध्य प्रदेश। और विश्व में भारत पहले स्थान पे है, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे चाइना है। अच्छा, दूध की शुद्धता को मापने के लिए कौन सा मीटर हम यूज करते हैं, लैक्टोमीटर। और याद रखना दूध को दही में बदलने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैकिलस होता है। दूध का पीएच मान आपका 6 होता है और राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान या आपको मिलेगा करनाल हरियाणा में। वहीं अभी हमने राष्ट्रीय दूध दिवस नेशनल मिल्क डे मनाया था 26 नवंबर को। किसकी जयंती होती है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति के जनक जिनको कहा जाता है। और वर्ल्ड मिल्क डे ये 1 जून को होता है। और अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री जी ने अभी कहां पे देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूध वाणी का उद्घाटन किया था, तो आंसर होगा गुजरात में। तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में हर घर गंगाजल परियोजना को किस राज्य ने शुरू किया, तो आंसर होगा बिहार। तो अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने राजगीर में हर घर गंगाजल परियोजना को शुरू किया है। यह राज्य के सूखे क्षेत्रों में नल के माध्यम से गंगा जल उपलब्ध कराने की योजना है। तो इस योजना में मानसून के मौसम में गंगा का जो अतिरिक्त जल होगा उसे स्टोर किया जाएगा और इस अतिरिक्त जल को राजगीर और गया के जलाशयों में स्टोर किया जाएगा। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज ये किस किस के बीच चलेगा? ये वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में।
और देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, और राज्य तो गोवा है। इसके अलावा तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे मिला? उत्तर प्रदेश को। जबकि सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को। जल जीवन मिशन की बात करोगे तो ये लॉन्च हुआ था 2019 में, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। इसी तरह से कुछ और योजनाएं हैं, जैसे कि चिराग योजना, इसको हरियाणा ने शुरू किया था। सुरक्षा मित्र योजना केरल ने शुरू किया था। उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश की है। अभी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को भी मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। एन्नम एजुथम योजना तमिलनाडु की है। मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना ये गुजरात की है। वैसे बात यहाँ पे बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल इसकी पटना है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। ये आपको याद होगा, बिहार के लंगट सिंह कॉलेज के ऑस्ट्रो लैब को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। और देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहां पे हुआ था? पूर्णिया बिहार में। भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बिहार में मिलेगा, जिसे कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा पटना में। आपको याद है बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग होगी 100 फीट की। मिंटू पॉल इसके निर्माण करता है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप दो। अभी सीता माता की जो स्टैचू है वो कहाँ पे बन रही है और उसकी ऊंचाई कितनी है? हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आंसर होगा एमपॉक्स। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि विशेषज्ञों से चर्चा के बाद मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया गया। एक्चुअली में मंकी पॉक्स को लेकर नस्लीय टिप्पणियों के प्रयोग के बाद कई लोगों और कई देशों ने इसका नाम बदलने के लिए कहा। तो अब इसका नया नाम हो गया है एमपॉक्स। एम मतलब मंकी ही हुआ, बस शॉर्ट कर दिया। आपको याद है जो चेचक है ये दुनिया की पहली बीमारी थी जिसकी टीके की खोज की गई थी। यानी कि आप कह सकते हो सबसे पहला टीका ये चेचक का ही खोजा गया था। बात को बस घुमा फिरा करके बोलने की बात हो गई। कब खोजा गया था? 1976 में। किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। अच्छा, रेबीज का टीका, ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ये खोजा था लुई पास्चर ने। और रेबीज मुक्त विलेज अभी कौन सा बन गया है? गोवा बन गया है। अच्छा चलो आप लोग बताइए, अभी रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? बाकी देखो, WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। और अगर पूछे कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पे रखी गई थी? तो जामनगर गुजरात में। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो आंसर होगा मिस्र। ये वही मिस्र है जहां पे अभी COP 27 का आयोजन हुआ। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और आज कंप्यूटर ने बहुत ज़्यादा लेट करवाया, इसको पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, कई बार हो जाती है दिक्कत, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया इसने। दिखवाना पड़ेगा कि क्या दिक्कत आ रही है। पता नहीं क्या दिक्कत चलती रहती है, कभी कुछ समझ आ नहीं रहा है। कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी ये दिक्कत हो जाती है। खैर, आप लोगों के लिए क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है। क्विज लगाना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। और आपकी जो रिवीजन वाली क्लास है वो 1 आध दिन से पेंडिंग है। पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसको अभी लिया नहीं है कंटिन्यू। मैंने कहा जो ये मेन वाला वीडियो है बस ये कंटिन्यू करते हैं, वो भी आपकी अपलोड हो जाएगी 1 आध दिन से। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।